आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरा इसका एनालिसिस डिस्कस करेंगे, पूरी इसकी टेक्नोलॉजी देखेंगे, पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, कार्यविधि क्या है, किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, इसके प्रकार क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसकी रचना कैसे होती है। तो ट्रांसफार्मर है, पहले अगर हम इसकी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और यह विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत परिपथ से दूसरे विद्युत परिपथ में भेजने का कार्य करती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है या परिवर्तित नहीं होती है, ये कह सकते हो। और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज +-2। कल जो लिखा हम लोगों ने, कल वाला जो वीडियो हमने बनाया था तो उसमें भी था +-2 डेटा, ठीक है। तो ये था। अगर हम इसके दूसरे की बात कर लें, कैसे आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्रांसफार्मर, हम लिख रहे हैं ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है और स्थैतिक को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक डिवाइस है। डिवाइस कह सकते हैं, मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत परिपथ से दूसरे विद्युत परिपथ में भेजने का कार्य करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती है या नियत रहती है या कांस्टेंट रहती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, हिंदी में लिखेंगे आवृत्ति, नहीं बदलती है, नहीं बदलती। ठीक है। उसके बाद में ये लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक को प्राथमिक कुंडली, ठीक है। वाइंडिंग का इंग्लिश में वाइंडिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको कुंडली। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती हैं, एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एसी मेन से जोड़ा जाता है। एसी मेन मतलब एसी इनपुट इसको कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। एक चीज याद रखना, हमारा जो ट्रांसफार्मर वो एसी पर ही वर्क करेगा। अभी हमने जैसे देखा कि जब फ्रीक्वेंसी इसकी नियत है 50 हर्ट्ज है तो ये किस पर वर्क करेगा, एसी पर, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, याद रखना। तो जो हमारा प्रिंसिपल है इसका, तो वो अन्योन प्रेरण का सिद्धांत हो गया। और अन्योन प्रेरण को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक को प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी को द्वितीय कुंडली या सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एसी इनपुट से जोड़ा जाता है या एसी इनपुट दिया जाता है, एसी मेन से जोड़ा जाता है जहां सप्लाई आती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जहां पर सप्लाई आ रही है उसको हम एसी इनपुट कहेंगे, जहां से हमारा ट्रांसपोर्ट बाहर कर रहा है एनर्जी को उसको कहेंगे हम एसी आउटपुट, ठीक है। अच्छा, पहले आप सबसे पहले जो भी लिखोगे तो उसका ट्रांसफार्मर की ये हेडिंग डालोगे, उसके बाद में आप रचना में ये चित्र बना दोगे। चित्र में क्या वो देख रहे हैं, ये है हमारे पास में ट्रांसफार्मर, ये कोर है ट्रांसफार्मर की, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन है जिसको मृदु लौह बोलते हैं, पटलित लौह क्रोड। पटलित का मतलब है इसकी जो क्रोड है वो, जैसे हमारे पास पेज होते हैं कॉपी के, वैसे पेजेस से बनी हुई, मतलब पतली पतली पत्तियों से बनी हुई, एक पत्ती फिर उसके ऊपर दूसरी पत्ती फिर तीसरी पत्ती फिर चौथी पत्ती, ऐसे इसको रखकर एक मोटा सा बंच बना दिया जाता है, ठीक है भैया। मान लीजिए ये हमारे पास एक पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन की तरह वार्निश जिसको बोलते हैं, एक इंसुलेशन जिसमें इंसुलेटिंग जो हो, जिससे धारा लीकेज ना हो, तो उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर इंसुलेटेड कर दिया जाता है, वार्निश से उस पत्ती को चिपका दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर लैमिनेशन कर दिया जाता है। जैसे लैमिनेशन कराते हैं पेज का हम लोग, ऐसे लैमिनेशन कर दिया जाता है उस पत्ती का, और फिर दूसरी पत्ती का, सारी पत्तियों का लैमिनेशन करके फिर एक के ऊपर एक रखा जाता है और फिर उसको बनाया जाता है एक पूरा क्रोड। ये क्रोड बन गया। इसके ऊपर ये पत्ती, ये जो दिख रही है ये दर्शा रही है, पत्तियां दर्शा रही है, ठीक है। पत्तियां बहुत सारी और मिलकर क्या बन रही है, क्रोड बन रही है। इसका रीजन क्या था, इस पर वार्निश लगाने का, इंसुलेशन करने का ये रीजन था कि अगर इंसुलेशन नहीं करेंगे तो इसमें लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और जब लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो उसी को भंवर धाराएं कहते हैं। तो भंवर धाराएं क्या करेंगी, इस पूरी क्रोड को जला सकती हैं, इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में वो धाराएं उत्पन्न होंगी
कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी पूरी कोर ही जल जाएगी। तो उस कोर को जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पतली पतली पत्तियों को उसके ऊपर लैमिनेशन कर दिया जाता है, जिससे क्या हो कि लीकेज करंट ना हो, जिसको भंवर धारा कहते हैं, भंवर धारा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो रचना में हम देख चुके हैं कि ये हमारे पास में एक कोर है, और कोर में हमने किससे बनाई है, पतले लौह ऑफ रोड है, मतलब आयरन से बनाई हुई है, और ये सॉफ्ट आयरन में याद रखना, मृदु लोहा है। उसके ऊपर हमने क्या किया, वार्निश से उसके ऊपर लैमिनेशन किया और बनाकर एक पत्ती तैयार करी। अब पत्ती तो तैयार हो गई, अब हम क्या करेंगे, उस क्रोड पर दोनों साइड में वाइंडिंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कुंडली। तो वाइंडिंग करके, ये कॉपर वाइंडिंग है, कॉपर से हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ वाइंडिंग कर देते हैं, मतलब फेरे लगाकर एक कुंडली तैयार कर लेते हैं। कई सारे फेरे इसमें लपेटे जाते हैं, हमारे पास में कुंडली तैयार हो जाती है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। ठीक है, ये वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी साइड जो लगाई जाती है कुंडली, तो वो होती है हमारी द्वितीय कुंडली। इसका काम क्या है, पहली कुंडली का, तो पहली कुंडली का काम क्या है, एसी इनपुट जब हम देंगे तो एसी इनपुट में धारा यहाँ पर फ्लो होगी, जैसे ही धारा इसमें फ्लो होगी तो इसमें इन वायर में क्या होगा, धारा फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब धारा फ्लो होना शुरू हो जाएगी, जैसे ही हम धारा फ्लो करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। एक चीज याद रखना, विद्युत धारा की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी भी तार में कोई भी ऐसा तार हो जिसमें आसानी से धारा को प्रवाहित कर सके, या ये कह लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर हो जिसमें करंट इजीली फ्लो हो सके, या चालक तार जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर हम धारा फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो जब यहाँ पर हम धारा फ्लो कराएंगे इसमें, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, धारा फ्लो कराई, मतलब सप्लाई थी, धारा भी आई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू होगा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू होगा, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होना शुरू होगा। क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले धारा इसमें फ्लो करेंगे, जैसे ही धारा फ्लो होगी तुरंत यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बनेगा वैसे ही यहाँ पर हमको फ्लक्स मिलेगा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही है फ्लक्स की डेफिनेशन। तो फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर लेंगे किसी भी एक एरिया के इनक्लोज करके, मान लो कि फाई इज इक्वल टू बी ए कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये एरिया है, मतलब एरिया को इनक्लोज करते हुए या एक एरिया में जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। तो जब धारा फ्लो हुई, और धारा फ्लो होने के बाद में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बना, जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी तो निकलेंगी, और उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम बोलते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। अब फ्लक्स बना, सबसे पहले धारा फ्लो कराई, फिर विद्युत क्षेत्र बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बनकर फिर वहां पर फ्लक्स जनरेट हुआ। जैसे ही फ्लक्स जनरेट होगा वैसे ही फ्लक्स क्या करेगा, ये चलना शुरू कर देगा। ये चल रहा है इस कोर में धारा तो नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती धारा, क्योंकि धारा के ऊपर हमने इंसुलेशन करके वार्निश लगा रखी है। हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर वार्निश लगा दी जो करंट की अचालक है, करंट का चालक नहीं है। जैसे पेज के ऊपर अगर हम लैमिनेशन करा दें, तो ऐसे उस पतले क्रोड के ऊपर हमने लैमिनेशन करा दिया। जब लैमिनेशन करा देंगे तो क्या होगा, उसमें धारा फ्लो नहीं होगी, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि इसके अंदर धारा तो फ्लो नहीं हो सकती कोर में, बट इस कोर के अंदर आपका जो फ्लक्स है वो कोरिलेट कर सकता है, मतलब वो इसमें चल सकता है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ जैसे ही विद्युत क्षेत्र बना, चुंबकीय क्षेत्र बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, तुरंत यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स जैसे ही जनरेट होगा, फ्लक्स क्या करेगा, चलना शुरू करेगा। जैसे ही चलना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बल रेखाएं कैसे निकलती है मैग्नेट से, ऐसे निकलती हुई चली जाती है, ऐसे, है ना। तो मान लो अगर यहीं पर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो फ्लक्स क्या करेगा, ऐसे चारों तरफ चलना शुरू कर देगा, ऐसे फ्लक्स चलेगा, इस तरह से ऐसे भी चलेगा, और फिर यहां से भी चलेगा, ऐसे भी चल के आ सकता है, इस तरह से भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। मतलब इस पूरी वाइंडिंग में क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज करना शुरू करेगा। लिंक का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स चलकर और इसी वाइंडिंग को कट करेगा। कट मतलब छुएगा फिर बार बार। मान लो जब ऐसे ही फ्लक्स इसमें घूम रहा है तो देखो कितनी बार छू रहा है इसको, 2 बार नहीं टच कर रहा है। ऐसे ये अगर इतनी बड़ा फ्लक्स, इतना उसका एरिया हुआ, इतने बीच में अगर वो इनक्लोज करेगा चले, तो क्या करेगा, वो कितनी बार कट कर रहा है कॉपर कंडक्टर को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और जितनी बार वो कॉपर वायर को कट करेगा उतनी बार वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, जितनी बार वो यहाँ पर कट करेगा उतनी बार ही ईएमएफ जनरेट होगा। तुरंत आपका यहाँ विद्युत भाग बल बनना शुरू हो गया। तो ये चीज समझ आई, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि धारा फ्लो कराई तो मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं फ्लक्स। जैसे ही फ्लक्स कॉपर कंडक्टर को कट करेगा
जो कॉपर के वायर हैं, चालक तार है कॉपर के, उनको जैसे ही कट करेगा तुरंत यहाँ पर ईएमएफ बनना शुरू होगा। और जब ईएमएफ बनेगा तो इसमें जो ईएमएफ बन रहा है उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। इस प्रक्रिया को हम इंडक्शन कहते हैं। मतलब जिस स्वयं प्रेरण, हाँ, जिस वाइंडिंग में हमने धारा फ्लो कराई और उसी में ईएमएफ बने तो उसको हम बोलते हैं स्वयं प्रेरण, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर जिस कुंडली में हम धारा फ्लो करा रहे हैं उस कुंडली की मदद से सेकेंडरी कुंडली में या सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। और जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर ही कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो चुका है, बट हमको कहाँ चाहिए सप्लाई? हमको तो यहाँ चाहिए सप्लाई, है ना। यहाँ थोड़ी नहीं हम कुछ लोड लगा सकते हैं। लोड कहाँ लगाएंगे? लोड तो हम यहाँ लगाएंगे। मतलब घरों में अगर हमको सप्लाई देना होगी तो यहाँ से देंगे, आउटपुट से। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो ईएमएफ होगा उसको हम E1 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? E1, जो हम यहाँ फॉर्मूला लिख चुके हैं यहाँ पर E1, ये वाला। अभी इस पर भी डिस्कस करेंगे। E1 यहाँ पर है, हमको यहाँ चाहिए। अब यही क्या करेगा, यही फ्लक्स इसमें लिंक करेगा आकर। ये फ्लक्स चल रहा है, देखो अब किसको टच कर रहा है? इसको आकर यहां लिंक किया। अब मैंने कहा जैसे ही फ्लक्स लिंक करेगा वैसे क्या जनरेट होना शुरू हो जाता है, ईएमएफ बनेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें इससे उल्टा होगा काम। दो काम है चुंबकीय, मतलब अगर विद्युत आपके पास एक तार है और एक धागा है, सिर्फ कॉपर वायर है, एक चालक तार है, तो चालक तार में आप दो तरह से विद्युत धारा उत्पन्न करा सकते हो। मतलब ईएमएफ दो तरह से जनरेट करा सकते हो। पहला तो ऐसे कि अगर आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र ना हो तो आप क्या करो, उस तार में धारा प्रवाहित करा दो। जैसे मान लो हमारे पास एक तार है, ये चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित कराई तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया। जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो फ्लक्स भी बनेगा। अब वही फ्लक्स अगर कट करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन अगर आपके पास धारा नहीं है, जो कि हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी प्रकार की धारा नहीं है, अभी तक हम दे ही नहीं रहे उसको धारा, कहीं भी से भी सप्लाई दी नहीं है उसको, हमें तो इससे सप्लाई चाहिए। तो क्या होगा, अगर आपके पास धारा नहीं है लेकिन आपके पास में क्या है, चालक तार है, तो आप क्या कर सकते हो, उस चालक तार को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आ सकते हो, किसी प्रकार से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो उसको ले जाकर, तो वहां भी ईएमएफ बनना शुरू हो जाएगा, धारा उसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, यहाँ पर फ्लक्स आया। फ्लक्स इसको कट करेगा। यहाँ धारा तुमने नहीं दी पहले, तुमने पहले क्या दिया यार, इसको फ्लक्स कह सकते हैं। जैसे ही फ्लक्स आ गया तुरंत आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बन गया तुरंत। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही कट करेगा इसमें, अब मैग्नेटिक फील्ड बना तो अब जो फ्लक्स है वो सीधे तो बैठेगा नहीं, वो गोल ऐसे सर्कुलर होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और जितने भी पॉइंट पर वो कट करेगा उन सभी पॉइंट पर ईएमएफ जनरेट होगा। और जैसे ही ईएमएफ जनरेट होगा वैसे ही वहां पर धारा बनना शुरू हो जाएगी। तो इसका और इसका कॉन्सेप्ट देख रहे हो, यहाँ धारा प्रवाहित कराई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, उसके बाद ईएमएफ उत्पन्न हुआ। इधर क्या किया, इधर सबसे पहले आपका फ्लक्स जनरेट हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद में ईएमएफ, उसके बाद में विद्युत धारा। तो इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर हो रहा है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट तो एक ही है। इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन, प्रेरण। लेकिन जो इस वाली कुंडली में हो रहा है उसको बोल रहे हैं स्वयं प्रेरण, जो सेकेंडरी कुंडली में हो रहा है उसको बोल रहे हैं अन्योन प्रेरण। तो अगर कोई ये पूछ ले कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से प्रेरण होते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि दोनों प्रेरण होते हैं ट्रांसफार्मर में। स्वयं प्रेरण भी होता है और अन्योन प्रेरण भी होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ट्रांसफार्मर किस प्रेरण पर वर्क करता है, तब आप कहोगे अन्योन प्रेरण पर, क्योंकि आपको यहाँ चाहिए आउटपुट। तो यहाँ कैसे मिल रही है, अन्योन प्रेरण से। ठीक है, इधर क्या बन रहा है इस वाइंडिंग में, स्वयं प्रेरण, इसको अन्योन प्रेरण है। ठीक है, प्रेरण एक बार फिर से बता दें, एक बार रफली अगर बोले प्रेरण क्या होता है, तो प्रेरण ये होता है अगर किसी भी एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित कराएं और उस धारा से उसी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं स्वयं प्रेरण। और अन्योन प्रेरण ये होता है कि दो वाइंडिंग है हमारे पास में, पहली वाइंडिंग में हम धारा प्रवाहित कराएं, पहली वाइंडिंग में जब धारा प्रवाहित कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फ्लक्स बनेगा, ईएमएफ जनरेट होगा। और पहली ही वाइंडिंग से की मदद से दूसरी वाइंडिंग में अगर ईएमएफ बनना शुरू हो जाए, धारा उत्पन्न होना शुरू हो जाए और करंट फ्लो होना शुरू हो जाए या प्रेरित होना शुरू हो जाए, तो इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण। दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है।
ये चीज तो सारी चीजें समझ आ गई। एसी इनपुट है क्योंकि हम इसको इनपुट साइड पर रखते हैं, यहाँ से एसी दे दिया और यहाँ पर हमको इंडक्शन मिला। इंडक्शन यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो है हमारा सेपरेटर। इसी की मदद से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसको बोला अनियन पीरियड, और ये है आउटपुट साइड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड को कनेक्टेड करेंगे। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, हम घरों में हो सकता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, वितरण करें। जैसे हमारे घरों में आती है लाइट, वो कहाँ से आती है, ट्रांसफार्मर से तो आती है। तो जो हमारे घर का लोड कनेक्टेड है वो डायरेक्टली यहाँ पर ये मान सकते हो कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, घरों को बांट दी जाती है। उसके बाद में रचना में ये तो मैंने समझा दिया। अब रचना में आप क्या कहोगे, आप ये लिखोगे कि सर्वप्रथम एक लोहे की लौह पटलित रोड ली जाती है जो पत्तियों के आकार की होती है। ये आयताकार तथा सर्कुलर भी हो सकती है या वृत्ताकार भी हो सकती है। इसको लैमिनेशन कर दिया जाता है, या ये कहोगे कि इसको वार्निश से लैमिनेटेड करके एक के ऊपर एक पटलित क्रोड रखकर और क्रोड का निर्माण किया जाता है। उस पटलित क्रोड के ऊपर कॉपर चालक तार, या फिर ये कह सकते हो कि तांबे के तारों से कुंडली कर दी जाती है, वाइंडिंग की जाती है। तो जो आपकी एसी इनपुट के साइड रहती है वाइंडिंग, या जो कुंडली एसी इनपुट की तरफ रहती है, या फिर ये कह सकते हो कि एसी मेंस की तरफ रहती है, उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा जो वाइंडिंग लोड की तरफ कनेक्टेड होती है या जुड़ी होती है या जुड़ी रहती है, तो उसको हम कहते हैं द्वितीय कुंडली। ठीक है, इसी तरह से हम ट्रांसफार्मर की रचना करते हैं। उसके बाद में हम प्रकार डालेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर के दो प्रकार हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज पर हम कंसर्न करेंगे। तो हमारा पहला वाला जो है वो स्टेप अप है। स्टेप अप की पहचान ये होगी कि प्राथमिक कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे, जो बलों की संख्या होगी वो कम होगी। सेकेंडरी में बलों की संख्या ज्यादा होगी। यहाँ पर गिन लो 1 2 3 4, 4 है, बट इसमें ज्यादा है, 2 4 6, इसमें 6 है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा, इधर वोल्टेज जो होगी वो लो होगी, बट इस साइड में जो वोल्टेज होगी वो हाई होगी। अच्छा, ये तो रख लिया कि इधर वोल्टेज कम होगी, इधर हाई होगी। कैसे होगी, वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब ये जो बलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वोल्टेज होगी। एंड अगर हम ई की बात कर लें, ईएमएफ की, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ई अनुपाती होगा, समानुपाती होगा एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बलों की संख्या। तो जिसमें जितने ज्यादा बल उसमें उतनी ईएमएफ। इसमें 4 है तो उतनी होगी, और इसमें कितनी, इसमें 6। तो कंपेयर टू इससे तो ज्यादा ही है पहली वाली से, तो इसका वोल्टेज हाई होगा। लेकिन जब इसका वोल्टेज हाई होगा तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है उसकी करंट कम होती है, याद रखना। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो कांस्टेंट पावर पर वर्क करता है। पावर मतलब नियत पावर। जितनी पावर क्या होती है, P बराबर BI होती है। ठीक है, पावर जितनी पावर इस साइड में होगी उतनी पावर यहां भी होगी, याद रखना। पावर दोनों में बराबर होगी। फर्क किस में आएगा, वोल्टेज में। अगर इधर का वोल्टेज कम है तो इधर की करंट ज्यादा होगी। किसको मैनेज करने के लिए, पावर को मैनेज करने के लिए। अगर इधर का वोल्टेज ज्यादा होगा तो इसकी पावर कम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीपल सेम आना चाहिए। अगर 30 इसका पावर है तो 30 ही पावर इसकी आना चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो इसलिए क्या होता है कि अगर इधर की वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगी, और इधर की वोल्टेज ज्यादा बन रही तो करंट कम। बस इतना याद रखना कि स्टेप अप अगर ट्रांसफार्मर है तो उसकी प्राथमिक जो कुंडली है, उस प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है वो तो कम होगा, लेकिन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और इसके द्वितीय कुंडली में वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी बट करंट की वैल्यू कम होगी। इसी प्रकार अगर हम सेकेंडरी की बात करें, दूसरे वाले की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होगा, इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, बलों की संख्या, और इस साइड में बलों की संख्या कम होगी। जितनी ज्यादा बलों की संख्या होगी उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, लेकिन जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना कम करंट होगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज ज्यादा होगा बट इसमें करंट कम होगा। इसमें करंट ज्यादा होगा लेकिन वोल्टेज कम होगा। मेन कंसर्न हमारा वोल्टेज पर है, करंट उसके रिवर्स में चलती है, मतलब उसके अपोजिट रहेगा करंट, या ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज इधर हाई रहेगा और इधर वोल्टेज लो रहेगा। अच्छा, हम इसको वोल्टेज ना लिखकर हम इसको लिखेंगे ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ है यहाँ पर बाहर। ठीक है, इधर ईएमएफ ज्यादा होगा तो इधर ईएमएफ कम होगा, लेकिन करंट क्या होगी, इधर में आई डाउन होगी और इधर आई अप होगी। ठीक है, इसी प्रकार इधर क्या होगा, ईएमएफ आपका कम होगा तो आई करंट आपकी ज्यादा होगी, ईएमएफ इधर ज्यादा होगा तो आपकी आई
कम होगी। ये चीजें अगर चाहो तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते चलना है ना। उसके बाद में हम इसकी वर्किंग पर बात कर रहे हैं, तो हम वर्किंग में क्या लिखेंगे, पहले तो हमको लिखना है 2 लाइनें। हमको ये लिखना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पहले तो यही लाइन लिखना है, ठीक है। फिर हम ये लिखेंगे कि जब हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में विद्युत धारा या सप्लाई देते हैं तो उसकी प्राथमिक कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, या फिर शुरू से ही लिख देंगे कि जब हम ट्रांसफार्मर की एसी कुंडली में धारा प्रवाहित कराते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र से उस वाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इसी फ्लक्स को, यही फ्लक्स जब प्राथमिक कुंडली को लिंक करता है, लिंक मतलब उसको स्पर्श करता है, तो जैसे ये स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श करना बोल रहे हैं, टच कर रहा है एक दूसरे को, तो जैसे ही फ्लक्स प्राथमिक कुंडली को स्पर्श करता है उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यही फ्लक्स जब द्वितीय कुंडली को स्पर्श करता है तो द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है तथा ईएमएफ प्रेरित होता है या फिर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है। और इसी प्रकार धारा प्रेरित होती है, इसी को अन्योन प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये डेरिवेशन करेंगे, प्राथमिक कुंडली का ईएमएफ E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅dt, इक्वेशन 1। द्वितीय कुंडली का ईएमएफ E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d∅dt, इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई धारा किसी भी वायर में फ्लो हो रही है तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में वहां पर ईएमएफ उत्पन्न होगा। या ये मान लो कि अगर यहाँ पर जो भी सोर्स है इससे अगर धारा फ्लो हो रही है तो मतलब इससे यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो जो इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो इसके रिवर्स में होगा, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये कह सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, तो 1 को 2 से हमने कर लिया भाग, तो कर लिया, इधर भी हमने कर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये पूरी वैल्यू कैंसिल, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अच्छा, इससे हमको क्या नजर आ रहा है, कोई बता सकता है बच्चा, इससे क्या नजर आ रहा है? इससे क्या नजर आ रहा है? इससे वही नजर आ रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, बलों की संख्या वो आपके ईएमएफ के बराबर है, जितने ज्यादा बल होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन करंट की वैल्यू क्या थी, उल्टी थी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन, कैसे लिख सकते हैं, I तो उल्टा ही है ना, अपोजिट है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। बस इतना अगर आप लिखाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।